संध्या बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास माधवी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। संध्या ने मायूस होकर उनकी बात सुनी। पूजा करते करते उसकी आंखें भर आई। संध्या की शादी को 3 साल हुए थे। शुरुआत के 2 साल तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक उसके पति विक्रम की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। उनका बेटा सिर्फ 6 महीने का था। विक्रम ने बहुत कोशिशों के बावजूद जब नई नौकरी नहीं पाई तो उसने अपने पिता मोहन जी से बात की। मोहन जी ने बेटे को ढांढस बंधाया, तुम घर आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोहन जी को डर था कि विक्रम अवसाद में ना घिर जाए, इसलिए वे हर संभव मदद कर रहे थे। संध्या अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी और जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। सास माधवी जी अक्सर ताने मारती। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे कदम इस घर के लिए शुभ थे। मुकेश की तरक्की होती गई, पर कुछ बहुएं ऐसी आती हैं जो पति का काम चौपट कर देती है। संध्या को ये बातें बाढ़ की तरह चुभती। कभी माधवी जी कहती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो घर का खर्च 2 गुना हो गया है। संध्या का आत्मसम्मान बार बार घायल होता। मोहन जी अपनी पत्नी से बोले, माधवी क्यों हर बात का एहसान जताती हो? बहू इस घर की सदस्य है। इस समय हमारे बच्चों को सहारा चाहिए, ना कि ताने। माधवी जी चुप रह जाती, पर सुधरती नहीं। एक दिन संध्या ने रोते हुए सुना कि माधवी जी अपनी बेटी कविता की किस्मत की तारीफ कर रही थी। कविता अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। उनके कारोबार में खूब तरक्की हो रही है। संध्या सब समझ गई और अपने कमरे में जाकर आंसुओं में अपना दर्द छिपाने लगी। 8 महीने बाद विक्रम को मुंबई में नौकरी मिली। मोहन जी ने कहा, पहले वहां जाकर व्यवस्था कर लो, फिर संध्या और बच्चे को ले जाना। कुछ दिनों बाद विक्रम ने फ़ोन किया, संध्या सब ठीक है, मैं 1 हफ्ते में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसी बीच कविता अपनी बेटी के साथ मायके आई। माधवी जी बहुत खुश हुई, लेकिन कविता के चेहरे की उदासी देखकर चौंक गई। पता चला कि कविता के पति को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ है। 3 शोरूम बिक चुके हैं और बचे हुए 2 घाटे में चल रहे हैं। कविता ने रोते हुए कहा, सासू माँ हर वक्त ताने मारती हैं और एहसान जताती रहती हैं। मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो गया है। माधवी जी को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी सास को समझ नहीं है? ऐसे समय में सहारा देना चाहिए, तानों से क्या हासिल होगा। संध्या ने ये सुनकर कहा, मम्मी आपकी बेटी के लिए इतनी सहानुभूति अचानक कहाँ से आ गई? जब मैं इसी हालात से गुजरी थी तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है? संध्या की बात सुनकर माधवी जी चुप हो गई। मोहन जी ने कहा, माधवी याद रखो कि समय बलवान होता है। आज कविता का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया, लेकिन जब यही दुख तुमने संध्या को दिया तब तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा? माधवी जी को अपने किए पर गहरी आत्मग्लानि हुई। उन्हें लगा कि उनकी बहू के साथ किए गए व्यवहार की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है। माधवी जी ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे अपनी बेटी की स्थिति को संभालेगी और बहू के दिल में अपनी जगह बनाएगी। अब दूसरी कहानी, शक। शादी के 3 साल बाद हमने एक बच्चा चाहने की सोची, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद 1 साल तक मैं गर्भवती ना हो सकी। हम दोनों चिंतित हो गए और डॉक्टर से सलाह ली। मेरी जांच हुई, जिसमें पता चला कि मैं
माँ बनने में पूरी तरह सक्षम हूँ। लेकिन जब प्रभात से अपनी जांच कराने को कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अरुंधति, तुम्हारे चेकअप से पता हो गया है कि तुम में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि समस्या मुझ में है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक जांच नहीं होती ऐसा कैसे कहा जा सकता है? प्रभात ने झल्लाकर जवाब दिया। अगर तुम ठीक हो और बच्चा नहीं हो रहा है तो समस्या मुझ में ही है, जांच की ज़रूरत नहीं। उनकी हीन भावना ने उन्हें घेर लिया था। मुझसे किसी को ये बात ना बताने की सख्त हिदायत दे दी। उनके स्वभाव में बदलाव आ गया। वे गंभीर और चिड़चिड़े हो गए। एक दिन प्रभात ने कहा, मेरा भाई चेतन 15 दिनों के लिए मुंबई आ रहा है। मैं काम से अमेरिका जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, बिल्कुल, वह मेरा देवर है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चेतन और मैं अच्छे दोस्त की तरह थे। वह जब मुंबई आया तो हमने साथ में समय बिताया, लेकिन उसकी नज़रों ने मेरी खामोशी को नोटिस किया। बहुत पूछने पर मैंने उसे अपनी समस्या बता दी। वह परेशान हो गया, लेकिन उसने मुझे ढांढस बंधाया। प्रभात के अमेरिका से लौटने के बाद चेतन दिल्ली चला गया। कुछ समय बाद मैंने गर्भवती होने के लक्षण महसूस किए। डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर प्रभात के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर से वे परेशान थे। उनका शक गहराने लगा। तुम ये साबित करना चाहती हो कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? ये बच्चा आपका ही है। प्रभात ने कटाक्ष किया। क्या सच में? जब मैं 15 दिनों के लिए बाहर था और चेतन यहाँ था, तभी ये हुआ। उनकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। मैंने कहा, आप अपनी जांच क्यों नहीं कराते? हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो। लेकिन उनका शक कम ना हुआ। हमारे रिश्ते में दरार बढ़ने लगी। प्रभात मुझसे दूर रहने लगे। मैं दिल्ली आ गई। सास ससुर और परिवार ने मेरा ध्यान रखा। चेतन ने मेरी परेशानी समझी और प्रभात से बात करने की ठानी। कुछ दिनों बाद प्रभात ने अपनी जांच कराई। रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं निकली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने मुझ पर गलत आरोप लगाए। प्रभात ने मेरे पास आकर कहा, अरुंधति, मुझे माफ़ कर दो। मैं हीन भावना और शक में घिरकर गलत सोचने लगा। डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी बिना किसी समस्या के भी ऐसा हो सकता है। प्रभात की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। हमारा रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। ये घटना हमें सिखा गई कि विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की नींव है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।